कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ये 4 बातों में से आएगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक अलग ही एनर्जी है आज, क्योंकि जैसे ही आप कोट पहन लेते हो, ब्लेजर पहन लेते हो, तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हो, तो वो वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ यार, यहाँ पर जो है फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया था, यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, डेट भी डाल दी है 3 दिसंबर का। 3 दिसंबर क्यों आ रहा है, 2 दिसंबर आना चाहिए, कल करा था। 3 दिसंबर तो आज है, बट 12 बज गए थे, इसलिए 3 दिसंबर की डेट डाली हुई है, तो इसीलिए कल का पूरा दिन मेरा वहाँ चले गया और वीडियो इसलिए नहीं आ पाया। अब करते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट। कहाँ तक कर चुके, बस मुझे ये बता दो आप, कहाँ तक हम कर चुके। मुझे लगता है हमने साइंटिफिक रिसर्च और स्पेसिफाइड बिजनेस दोनों कर लिया है, तो उसके बाद हमें ज़रूर करना होगा, यहाँ से हमें ज़रूर करना होगा अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या आप लोग जानते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नहीं पता सर क्या होते हैं, कोई बात नहीं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो नीचे लिखा है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और फॉर एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग और फॉर अ न्यू यूनिट। समझ नहीं आया? देखिए, कई बार तो होता है ऐसा कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले खर्चे करते हैं, दैट आर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। कंपनी स्टार्ट होती है, उसके बाद बिजनेस बिगिन होने से पहले के खर्चे होते हैं, वो सभी के सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे पहले आप कोई खर्चा करते हैं, रिसर्च करवाते हैं, फीसिबिलिटी स्टडी करवाते हैं, वो सारा खर्चा जो है आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है। यानी बिजनेस से रेवेन्यू आया नहीं, उसे स्टार्ट करने से पहले खर्चा कर दिया। अगर आप कोई नई अंडरटेकिंग, नई यूनिट लगा रहे हैं, तो भी उसको स्टार्ट करने से पहले का खर्चा आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसको सेटअप किया, वो तो आपके एसेट है। मान लो आपने कोई नई यूनिट सेटअप करनी है, तो उसमें आप प्लांट एंड मशीनरी बाय करोगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो आप बिजनेस स्टार्ट कर दिया आपने, कि एसेट लाना स्टार्ट कर दिया, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करी, वो तो अलग है। वो भी स्टार्ट करने से पहले का खर्चा, कि बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करा है, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करें या ना करें उससे पहले का खर्चा है, राइट। वो सारा आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है, जिसके एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फीसिबिलिटी रिपोर्ट। फीसिबिलिटी का मतलब भैया ये प्रोजेक्ट कितना फीसिबल है, कितना ठीक ठाक है, सही है या नहीं है, उसकी एक स्टडी करवाना, उसे बोलते हैं फीसिबिलिटी स्टडी, जिसकी रिपोर्ट को बोलते हैं फीसिबिलिटी रिपोर्ट। सिमिलरली अगर आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और बहुत सारी कॉस्ट लगती है, वो सारी कॉस्ट यहाँ पर आएगी। एक्सपेंडिचर ऑन एनी मार्केट सर्वे। मैंने बहुत सर्वे तो मैंने खुद पार्टिसिपेट करा है, कुरकुरे वाले हो गए या कोई और हो गए। मुझे याद है कि बमन ईरानी की जो ऐड आई थी, उससे पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ वॉक करते हुए जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ आंटियों ने पकड़ लिया, कहा बेटा एक इधर आओ, आपको कुछ मिलेगा, फ्री गिफ्ट मिलेगा, यहाँ पर आओ। हम वहाँ पर गए तो अंदर कंप्यूटर स्क्रीन लगाकर बिठा रखा था, और ऐड हमें पहले दिखाई गई, और बोला इसका रिव्यू आप करके सर्वे लिखो, और ये आपको फ्री सर्फ एक्सेल, फ्री गिफ्ट कुछ दे दिया उन्होंने। और फिर बाद में वो टीवी पर रिलीज हुई, तो बहुत लोगों से जो है सर्वे चल रहा था, अलग अलग सिटीज़ में चल रहा होगा, हमारे यहाँ पर हुआ, और बाई चांस कोइंसिडेंटली हमें बुलाया, तो हमें पता लगा अच्छा ऐसे सर्वे होता है, ऐसे। उसके बाद जो है एडवर्टीजमेंट करी जाती है। सिमिलरली जो है बिजनेस में आप आना चाहते हैं, तो पहले मार्केट सर्वे ज़रूरत है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होती है कई बार ली जाती है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत पड़ती है ना, वो बताते हैं भाई टेक्निकल एनालिसिस वगैरह वो भी करते हैं। जब आपने सब कुछ स्टडी कर लिया, तो आप कोई भी एग्रीमेंट वगैरह ड्राफ्ट करने के लिए लीगल चार्जेस भी पे करेंगे, वो भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एग्रीमेंट बनते हैं। बहुत सारे टाइप के एग्रीमेंट बनते हैं कि वेंडर के साथ क्या एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसके लिए आप लीगल एडवाइस भी लेते हैं। तो बिजनेस का भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, पहले की एडवाइस चल रही है, एग्रीमेंट ड्राफ्ट चल रहे हैं, आप मेमोरेंडम आर्टिकल बना रहे हैं। यदि आप नया बिजनेस खोल रहे हैं, तो डेफिनेटली नई कंपनी खोल रहे हैं, तो उसका मेमोरेंडम बनाना भी इनकॉर्पोरेशन से पहले का भी एक्सपेंस होता है, और प्रीलिमिनरी तो होता ही है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले खर्चा हो रहा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनवाना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इससे से मुझे याद आया, हमारा कंपनी लॉ का बैच चल रहा है, जिसका ऑसम रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑसम। और पहले 2 चैप्टर फ्री हैं, यानी अगर आप वहाँ से इनकॉर्पोरेशन बेसिक्स वगैरह सीखना चाहते हैं, तो ऐप में वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा, फ्री वीडियो सेक्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, उससे पहले का खर्चा, इशू करने से पहले का खर्चा, प्रोस्पेक्टस वगैरह भी होता है, बनाना पड़ता है। शेयर कैपिटल इशू करना है, उससे पहले का खर्चा होता है, एक्सपेंसेस।
डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन देनी पड़ती है, ये सब का सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, क्योंकि आप कैपिटल बिजनेस में लाएंगे तभी तो स्टार्ट करेंगे ना। तो वो कैपिटल स्टार्ट करने से लाने से पहले का खर्चा सारा प्रीलिमिनरी खर्चा होता है। ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट तो बाद में करते हैं बिजनेस के दौरान, पर आप जो हैं प्रोस्पेक्टस की एडवर्टीजमेंट भी पहले करते हैं, जहाँ पर आप लोगों को बोलते हैं हमारे शेयर को बाय करो, अगर आपकी एक लिस्टेड कंपनी है तो ये सारे जो प्रिलिमिनरी खर्चे होते हैं ना, ये आपके एक्ट में बोला है कि आप जो हैं सारे डेबिट एक साथ में नहीं कर सकते हो। P&L में खर्चा जो है सारा एक साथ बुक नहीं कर सकते, उसके लिए एक क्राइटेरिया दे दिया है कि इंडियन कंपनी है तो क्या होगा और नॉन कॉर्पोरेट असेसी है तो क्या होगा। मतलब इंडियन कंपनी को बेनिफिट है और जो कंपनी नहीं है उन असेसीज को बेनिफिट है। इंडियन कंपनी के लिए जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगेगी, पूरा इंटायर आप प्लांट लगाने वाले हो, जो भी करने वाले हो, पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट में उसकी बात कर रहा हूँ, और बिजनेस को सेटअप करने की कॉस्ट है, उसका 5% तक आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कर सकते हैं, ये एक्ट ने अलाउ किया है। और साथ में जो है आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 5% तक कर सकते हैं, विच एवर इज हायर, यानी जो भी आपकी इच्छा है उतना आप कर सकते हैं, या तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% तक या कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% तक, जो आपकी इच्छा है। क्योंकि विच एवर इज हायर लिखा है, लोअर लिखा होता तो मजबूरी होती, हायर लिखा है तो बस ठीक है ना। अगर मान लो ये कॉस्ट हाई आई है तो डेफिनेटली आप यहाँ तक कर सकते हैं खर्चा, अगर ये हाई आई है तो आप यहाँ तक खर्चा कर सकते हैं, जो आपको फेवरेबल लगे आप वहाँ तक खर्चा कर सकते हैं। और अगर नॉन कॉर्पोरेट असेसी यानी जो कॉर्पोरेट लोग नहीं हैं, बाकी हैं आपके इंडिविजुअल, हब, फर्म एटसेट्रा, जो आता नहीं है पेपर में आ भी सकता है इंडिविजुअल के केस में, तो आपको 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट करना पड़ेगा। अब सवाल यह है प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, वही फिक्स्ड एसेट वगैरह जो है आपके प्रीवियस ईयर में उसकी लास्ट डेट को जो उनकी एक्चुअल कॉस्ट है, WDV नहीं, एक्चुअल कॉस्ट जो है, बिजनेस स्टार्ट ही तो हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो सारी आप टोटल करेंगे, वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला सिंपल है, इशूड कैपिटल जो आपकी होती है, इशूड एंड डेफिनेटली पेड अप शेयर कैपिटल जो होती है, डिबेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है, वो सबका सब ऐड करने के बाद आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी। बस यही लिमिट है सर, इस लिमिट के विदिन आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कर सकते हैं। और जो भी आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आए, मान लेते हैं कि आपके आए 10 लाख रुपए के, हालांकि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी उसका 5% जो बना था, मान लेते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो थी वो थी आपकी 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ का 10 करोड़ या मे बी 1 करोड़ मान लेते हैं, 1 करोड़ आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी, तो उसका 5% जो बनेगा वो बनेगा 5 लाख। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हुए 10 लाख के, बट आपका जो है मैक्सिमम आप 5 लाख डेबिट कर सकते हो, तो आप 5 ही लाख डेबिट कर पाओगे, और वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। बिजनेस को स्टार्ट करने के ईयर से 5 सालों में आप अपना जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हर साल इक्वली डेबिट कर पाएंगे। ये पूरा ट्रीटमेंट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का। समझ में आया तो बोलो हाँ, और हम बढ़ते हैं आगे। चैप्टर खत्म होने की कगार पर है, 37वां पेज चल रहा है, 10 पेज बचे हैं मुश्किल से। अगला पार्ट कहता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम जो एम्प्लॉयज को दी जाती है। अभी जैसे कि BSNL, MTNL, किन में बात चल रही है, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि भैया आप जाइए, छोड़कर जाइए और बदले में पैसे ले लीजिए, क्योंकि हालत जो है बहुत बेकार हो चुकी है एनटीटी की। प्राइवेट कंपटीशन बहुत हाई है, वहाँ पे लोग ज़्यादा अच्छे से काम करते नहीं हैं। जी हाँ, ये सच है, मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट जॉब है उसका सच क्या है। वाई एवरीवन वांट्स गवर्नमेंट जॉब, क्यों चाहिए सबको गवर्नमेंट जॉब? उसका एक ही कारण है, मेन कारण, पर उससे दूसरा रेपरकशन निकलता है। कारण यह है कि जॉब की सिक्योरिटी रहेगी लाइफ टाइम तक, और अगर गवर्नमेंट बोलती है कि निकल जाओ, तो कम से कम वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट देंगे कि हम आपको निकलने के खूब सारे लमसम अमाउंट दे रहे हैं, अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं अगर आप रिटायरमेंट से पहले छोड़कर जाते हैं, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, लाइफ टाइम की सिक्योरिटी हो गई है। दूसरा इससे होगा, अगर सिक्योरिटी हो गई जॉब की, तो काम कौन करेगा? क्या लिख रहा हूं मैं, काम कौन करेगा? नहीं करेंगे सर, जॉब की सिक्योरिटी है, बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, तो काम क्यों करें? निकालेंगे आपको, है नहीं, ये गवर्नमेंट थोड़ी ना निकालती है। तो ये रीज़न है जिस वजह से जो है काम ठीक से नहीं होता। हालांकि मुझे गवर्नमेंट का जो पासपोर्ट ऑफिस है, इंडिया के बाहर जाना होता है, पासपोर्ट ऑफिस है, उसकी सर्विस ज़बरदस्त लगी है।
और अगर मैं गवर्नमेंट की सर्विसेज बताऊँ तो मुझे ऐसी कोई खास सर्विसेज तो मुझे पता नहीं है जो मुझे बहुत अच्छी लगी हो, बट उसके बाद भी NHAI हो गया जो एक तरह से अथॉरिटी है, हाईवे वगैरह का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं ये। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तो प्राइवेटाइजेशन एक तरह से हो चुका है। बाकी बची गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह। गवर्नमेंट वाला जो बंदा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है, गवर्नमेंट की कंपनी में काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट कंपनी में काम करना वैसे गवर्नमेंट जॉब होती नहीं है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट प्लेयर का भी स्टेक होता है। मेजॉरिटी गवर्नमेंट का होता है, इसलिए लोग आराम से सरकारी मानकर काम करते रहते हैं। और वो क्या करें यार, जो चल रहा है वो चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते हैं। खैर, अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्हें दी जाती है और वो लेते हैं तो उसे भी आप लमसम अमाउंट देते हैं बहुत इकट्ठा, तो उसे आप 5 सालों में डेबिट कर सकते हैं PNL में। 5 सालों में PNL में डेबिट आप कर सकते हैं। बस इतना ही है। हाँ जी, इतना ही है। सेक्शन याद करने, मैंने आपको सेक्शन वैसे करवाई नहीं है। आपने देखा होगा कि हम जब PGP कर रहे हैं तो बहुत जगह पर ये सेक्शन नंबर लिखे हैं 35 DDA। यहाँ पर आप देखेंगे 35D। मैंने सेक्शन नंबर पढ़ी नहीं। अरे इनकी ज़्यादा वेटेज नहीं है सेक्शन नंबर की, बट जब भी आप दोबारा से रीडिंग करेंगे सेकेंड टाइम में, तब आप देखेंगे अच्छा अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सेक्शन 35D में लिखा है। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे अच्छा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो 35D में लिखा हुआ है। नाम ही तो है, नाम करेंगे तो है प्रोविजन का, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। हाँ, तो गिनती के जो हैं आपके 30 सेक्शन होंगे जो इनकम टैक्स में आपको आने चाहिए। 30 से 35 सेक्शन आने चाहिए, और उसमें से 10 से 15 तो सभी को आ जाते हैं। जैसे मान लो कि 80C आपको पता है भैया, डिडक्शन का सेक्शन होता है 80C, मालूम ही आपको। सेक्शन 10 आपको क्लॉज 34 मालूम है, 35 मालूम है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी मिलता है, आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है 10 लाख तक, और म्यूचुअल फंड से मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, ये आपको पता है। सेक्शन 112 पता है, 112A पता है, 111A पता है। वो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो आपको मालूम ही है। कुछ डेफिनेशन के सेक्शन आपको मालूम ही है। तो ऐसे कुल मिलाकर जो है 15 से 20 तो आपको ऐसे ही पता लग जाएंगे, हाँ ये होता है ना। जैसे सेक्शन 54 है तो वो एग्जेम्पशन का है कैपिटल गेन में, वो आपको पता है। सेक्शन 10 में एग्जेम्पशंस होती है, वो भी आपको पता है। तो ऐसे जब आप देख लेंगे 15 से 20 आपके टिप्स पर हो जाएंगे सेक्शन, तो थोड़े से आपको और एफर्ट करने हैं और 40 सेक्शन तक आपको पहुंचना है जो इंपॉर्टेंट होंगे। वही 40 से 50 सेक्शन आते हैं, तो इसका मतलब आपकी नॉलेज ज़बरदस्त है भैया। 50 सेक्शन तो बहुत हो जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पता है। तो सेक्शन नंबर पर मैं इतना फोकस नहीं करता हूँ। जिनको याद करना याद कर लो यार, नंबर ही तो है इसमें, मैं क्या समझाऊँ क्या सेक्शन 35D क्यों निकला और 35A क्यों नहीं निकला। अरे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेक्शन लिखे जाते हैं, नामकरण के लिए दिए जाते हैं नंबर, नामकरण के लिए नंबर दिया जाता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पता लगी गया होगा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आप लगाते हैं, खर्चा करते हैं, तो उसमें जो है आप 150% एक्सपेंस अपना डेबिट कर सकते हैं, पर नेक्स्ट ईयर से वो 100% ही कर दिया गया है। 100 रुपये करेंगे तो 150 डेबिट कर सकते हैं। इस साल 19-20 में 19-20 में जो है 100 का खर्चा 150 डेबिट कर सकते हैं। अगले साल से 100 रुपये का खर्चा करेंगे, 100 ही डेबिट कर सकते हैं। रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर आप लगाते हैं तो सेक्शन 35C में आप डेबिट कर सकते हैं। और सेक्शन 35C में कैफ़े कॉफ़ी डे में आप लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे खर्चा अगर करते हैं तो वो भी आप 150% डेबिट कर सकते हैं, लैंड बिल्डिंग को छोड़ के। गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का स्किल डेवलप हो, हालांकि हम भी स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं है, अगर हम प्राइवेट लोग ही मिल जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब एजुकेशन सेक्टर को आप ले लो, पूरा प्रयास है सर। मैं कोई CA इंडस्ट्री में रुकने वाला थोड़ी ना हूँ, ये तो बस एक स्टार्ट करी है मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट CA के जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद काफ़ी लोग जो हैं जानते हैं और आपसे बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनको पहले बेनिफिट दे रहे हैं। मेन मोटिव है पूरा एजुकेशन सेक्टर को हिलाकर रख देना है, चाहे वो स्कूल क्यों ना हो, हिलाकर रख देना है सर। मैं अगर इसमें लगे रहा, आगे बढ़ते रहा, तो कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है गजब। इंडिया के बाद पूरा वर्ल्ड। हाँ जी, मैंने 50 साल आगे का सोचा हुआ है। 50 साल आगे का समझते हो, जब लोग स्पेसशिप में भी जा रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह स्पेसशिप में, तो सामने जो स्क्रीन होगी उसमें लर्नअप का आ जाएगा। इतना एडवांस मैंने सोचा हुआ है। वर्चुअल रियलिटी तक मैंने सोचा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक मैंने सोचा हुआ है, इतना आगे तक मैंने सोचा हुआ है। तो ये नहीं है कि बस ऐसे आकर पढ़ा देना है, नहीं, ये तो शुरुआत है। सिर्फ आपको ये डेमो मिल रहा है एक तरह से। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जुड़ जाएं बाद में, तो अच्छा लगेगा मुझे।
जुड़ेंगे, कुछ करेंगे, बड़ा सोशल वर्क करेंगे, खर्चा तो निकल जाएगा, देखिए अपनी कॉस्ट हम ले लेंगे, बट कुछ बड़ा करेंगे। तो ये है आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अगर डिडक्शन अलाउ हो गई है अबव सेक्शंस में, तो फिर दोबारा किसी और सेक्शन में खर्चा डेबिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर बोला गया। और ये तो एक स्टैंडर्ड रूल है यार पूरे इनकम टैक्स का, कि एक खर्चे को दो जगह पे डेबिट नहीं कर सकते, एक खर्चे को एक ही सेक्शन में डेबिट कर सकते हैं। ठीक है ना सर, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। तो आज का जो हम कॉन्सेप्ट अब करेंगे आगे, वो है आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। और उसमें से एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस बार आया था, नवंबर 19 में तो आया था। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, यानी ऑलमोस्ट इनकम टैक्स खत्म? जी हाँ खत्म। इनकम टैक्स बाय बाय, इनकम टैक्स नहीं सॉरी, पीजीबीपी, इनकम टैक्स का बड़ा बेटा पीजीबीपी, बाय बाय। सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं। पहला टॉपिक है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। दूसरा है अकाउंट्स किसको बनाने हैं, ऑडिट किसको करवाना है। बस ये दो ही चीज़ आपको बतानी है और आपका पीजीबीपी को टाटा हम कर देंगे। इतना बड़ा चैप्टर हो गया, बस हो गया सर, यही था बस, जिसमें लोगों से नहीं होता। बट हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी वो मैं स्टार्टिंग में बोलने वाला था, कि जब भी हम कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें जो है बतेरे प्रोविजंस होते हैं, किस प्रोविजन पर क्वेश्चन उठकर आ जाएगा वी डोंट नो। तो अगर आप किसी प्रोविजन का इंपॉर्टेंट ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं और अंदर में किसी एक पॉइंट में आ गया उठकर, तो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने स्पेसिफाइड बिजनेस किया, तो स्पेसिफाइड बिजनेस में यहाँ पर आपने एक पॉइंट देखा कि यार 2 स्टार जो होटल होता है वो ओन कर अगर ऑपरेट ना भी करें और किसी और को ऑपरेट करने के लिए दे दें, तो भी मान लिया जाएगा कि यही ऑपरेट कर रहे हैं और ये डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये एक ट्रिकी पॉइंट है और हो सकता है कि आ जाए आपके क्वेश्चन में, है ना। दूसरा ये हो गया कि आपने अगर एसेट को किसी और काम के लिए यूज कर लिया, स्पेसिफाइड बिजनेस से हटा दिया 8 साल से पहले, तो फिर जो जितना डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए उतना तो मिलेगा, उससे अतिरिक्त जो हमने सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट किया था, तो एक्स्ट्रा पोर्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रिकी पॉइंट है आ गए। फिर 6 यूनिट है तो क्या होगा, वो सीए फाइनल में भी नहीं आता। चलो आपको करवा दिया, बट चलो ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अब जो आखिरी पॉइंट है वो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, यानी जो हमारे छोटे कारोबारी हैं उनको बोला भैया इतने पछड़े में मत पड़ो आप बस सिंपल सा क्या करो, पीजीबीपी के इतने कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है, क्या एक्सपेंस डेबिट होता है क्या नहीं होता, उसको छोड़ो, उसे छोड़ो, आप भूल जाओ। आप सिर्फ क्या करो, जो भी आपका टर्नओवर है ना उसका सर्टेन परसेंटेज अपनी इनकम मान लो पीजीबीपी की, पूरी नहीं सर, पूरी नहीं, सिर्फ पीजीबीपी की, और उसे आप पीजीबीपी इनकम मानकर उस पर टैक्स दे दो, बात खत्म। ना तो हम आपका ऑडिट करवाएंगे, ना आप पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। सिंपल अपने टर्नओवर की डिटेल बताओ हमें, मल्टीप्लाई करो एक सर्टेन परसेंटेज से, आगे आपका पीजीबीपी इनकम, बात खत्म। पर छोटे कारोबारियों को, सबको नहीं, छोटे कारोबारियों को, यहां देखिएगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या लिखते हैं, आंख बंद करके, मुझे लगता है मेरा तकिया कलाम बन गया, आंख बंद करके। आंख बंद करके का मतलब जो है सो है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इनकम एज्यूम कर लो और उस पर टैक्स लगाओ, प्रोविजन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन यही है कि आपको इंडिविजुअल होना पड़ेगा। कौन से सेक्शन में लिखा है सर, बता देते हैं। सेक्शन 44 AD इंपॉर्टेंट है, जी हाँ है, इसलिए सेक्शन का नाम बता रहा हूँ। 44 AD लिखा तो सभी में हुआ है। सेक्शन 44 AD बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा आ सकता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से। एक क्वेश्चन साइंटिफिक रिसर्च स्पेसिफाइड बिजनेस से एक क्वेश्चन उठकर आ सकता है, एक क्वेश्चन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से प्लस ऑडिट से मिलकर एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन आपका जो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन 32 AD है, बैड डेट है, उसमें से आ सकता है। तो ये जो 3 पार्ट हैं आपके, और साथ में चौथा पार्ट जो कैश एक्सपेंस डेबिट करना अलाउ नहीं है, कुछ पेमेंट कैश में ही होनी चाहिए, और जो है टीडीएस अगर नहीं काटा तो आपको पीनल में डेबिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर किया जाएगा अगर ड्यू डेट तक आपने जमा नहीं कराया। तो ये प्रोविजंस हो गए, चार बातें हो गई। इनमें से आपका क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ये 4 बातों में से आएगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ बोला है इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट फैमिली है, फर्म है, वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। और एलएलपी जो है, एलएलपी आपके कोर्स में है भी नहीं है, सिर्फ आपको पर्सन में बताया, बट वैसे है नहीं। सीए फाइनल में इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। जो प्रोफेशनल्स हैं, ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अच्छा, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं ले सकते क्या? प्रोफेशनल्स नहीं ले सकते ना सर, बोल दिया, बात खत्म हो गई।
जिनकी टोटल रिसिप्ट 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक, पहले 1 करोड़ हुआ करता था, अब 2 करोड़ है, तो भूल जाओ 1 करोड़ को, 2 करोड़ याद रखें। 2 करोड़ तक अगर आपकी है टर्नओवर, तो आप जो है 8% अपना टर्नओवर का इनकम मान सकते हैं पीजीबीपी इनकम। प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो आपको फायदा मिलती है आप वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई फोर्स नहीं है, आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऑप्शन दिया गया है, करना चाहे कर सकते हैं, बट एक बार करेंगे तो फिर उसको फॉलो आप करेंगे। अगर आपकी कैश में पेमेंट ही नहीं है तो अमाउंट रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, सारा का सारा आपको कैश में मिल गया, पैसा ऑनलाइन मिल गया, रिसीव्ड बेसिस हो गया, और सारा इन जगहों से होता है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो उस वाली अमाउंट पर आप 6% पर भी दे सकते हैं, 6% ऑफ टर्नओवर मान सकते हैं। जो आपको कैश में मिला है उस पर तो 8% लगेगा, जो इन मोड में मिला है उस पर 6% मान सकते हैं। हालांकि इसमें इंटरप्रिटेशन का इशू है कि भैया अगर एक कैश में पेमेंट हो गई, एक ऑनलाइन हो गई, तो कैसे किया जाएगा, तो उसमें जैसे आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगे वैसे आप कर देना, यानी ऑनलाइन मोड को आप 6% मानकर कर देना। बाकी जब आपकी बुक में क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने कैसे ली है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। दिस इनकम इज एज्यूम टू बी फाइनल इनकम दैट इज आफ्टर एवरी डिडक्शन। अब इस इनकम से आप पीजीबीपी की और डिडक्शन माइनस नहीं कर सकते, चलो मैं बैड डेट माइनस करता हूँ, चलो मैं कोई और खर्चा माइनस करता हूँ, जी नहीं, ये जो हमने प्रिजम्पटिव आपकी इनकम मान ली है, बस ये आपकी इनकम हो गई है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी डिडक्शन के बाद ये इनकम आई है, इसमें से कोई और डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, और आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा 15 मार्च से पहले या 15 मार्च तक ऑफ द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, यानी आपको एडवांस टैक्स बेसिस पर इसका टैक्स पे करना पड़ेगा, तब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मुझे भी अभी ध्यान में आई है, ये वाला पॉइंट जो है छूट जाता है, बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, पहले नहीं हुआ करता था, बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि भैया एडवांस टैक्स की फॉर्म में आपको देना होता है। एडवांस टैक्स क्या होता है उसे हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करते हैं तो उसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? पहला फ़ायदा तो यही हो गया कि आपको झमेला नहीं है कुछ। दूसरा फ़ायदा, आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा, ऑडिट अपना नहीं कराएंगे, जो टैक्स में होता है, टैक्स ऑडिट की बात कर रहे हैं, काम चल जाएगा। और अगर एसएसजी को लगता है नहीं भाई जो प्रिजम्पटिव टैक्स से इनकम आ रही है मैं तो उससे भी कम इनकम क्लेम करना चाहता हूँ, भाई यहाँ पर मान लेते हैं आपका टर्नओवर 1 करोड़ है और 6% आ रहे 6 लाख रुपए, आप कह रहे नहीं मैं तो लॉस बुक करना चाहता हूँ, मैं तो जो है 1 लाख अपनी इनकम क्लेम करना चाहता हूँ, मेरे तो बहुत खर्चे हुए हैं, तो फिर जो है आपको जो है सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, भले ही आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम क्यों ना हो, क्योंकि आपने प्रिजम्पटिव टैक्स को चैलेंज करा, दैट मीन्स आपको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है, अगर 44AD आपने ऑप्ट किया है, ऑप्शन लिया है, बेनिफिट लिया है, और बाद में आप किसी साल चाहते हैं कि अपनी लोअर इनकम को आप क्लेम करें, प्रिजम्पटिव टैक्स फॉलो कर रहे हैं और बीच में चाहते हैं कि भाई प्रिजम्पटिव टैक्स मुझे फॉलो नहीं करना है, मुझे इससे भी कम इनकम क्लेम करना है, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा, प्रूफ दिखा दूंगा मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, मैं ऑडिट भी करवा लूंगा अगर मेरा टर्नओवर ज़्यादा आ रहा है तो, ऑडिट कब करवानी होती है बाद में देखेंगे, बट ऑडिट भी करवा लूंगा अगर मेरा टर्नओवर ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट लग रही है। अब क्या करें सर, अब क्या करें? तो आप नेक्स्ट 5 ईयर्स तक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का दोबारा बेनिफिट अब नहीं ले सकते। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने 1920 असेसमेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा, असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो पिछले साल उन्होंने जो है 44AD ऑप्ट किया था, उन्होंने अगले साल भी किया, असेसमेंट ईयर में अगले साल भी किया, बट असेसमेंट ईयर 23-24 में उसने कहा मेरी इनकम 4 लाख है ऑन अ टर्नओवर ऑफ 1 करोड़, जबकि उसकी 6 लाख तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से इनकम हम मानते पीजीबीपी की, उसने कहा मेरी इससे भी कम की इनकम है, तो अब जो है वो क्लेम तो कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाकर, ऑडिट अपना कराकर, और 2024-25 से लेकर तो 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 5 साल जो हो गए, ये 44AD का बेनिफिट फिर दोबारा नहीं ले सकता है, उसके बाद फिर से ले सकता है। तो यदि आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आप हर साल ऑप्ट करें, अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो ये याद रखें कि 5 साल तक छोड़ना पड़ेगा स्कीम को, और ये गड़बड़ हो सकती है। अब बात करते हैं उस प्रोविजन पे जो आपके इस बार पेपर में आया था, सेक्शन 44AD के बाद 44AE, AD, AE, D के बाद E, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करता है ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन बिजनेस के बारे में, जो अपने जो है व्हीकल को लीज पे देते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उस बिजनेस की बात हो रही है कि क्या वो
प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसकी कंडीशन ये है कि आपके पास, अगर आप ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर का बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहे हैं, तो आपके पास पूरे साल में 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए, कभी भी नहीं होने चाहिए कि चलो ठीक है एक महीने ना मैं 12 ट्रक कर लेता हूँ, दूसरे महीने मैं 9 कर लेता हूँ, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये बात आपको क्लियर हो गई है। दूसरी इनकम जो होगी वो होगी पीरियड फॉर विच द व्हीकल ओन्ड बाय असेसी। असेसी के खुद के व्हीकल होने चाहिए, तो पर व्हीकल के हिसाब से यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट होती है। यानी मानो ना मानो हम मान सकते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, मान लो कि आपकी इतनी ही इनकम है पर व्हीकल। अभी हाल ही में जो है यहाँ पर पोस्ट आई है, ICAI की बुक आई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरल, मना कर दिया मैंने मत भेजो, उसके बाद भी आती है। हम ये कर रहे थे आपका कि अगर 10 ट्रक से ज़्यादा है तब तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो पीरियड, जिस पीरियड में उसके पास ओनरशिप है, जो व्हीकल उसके पास खुद के हैं, उन्हीं व्हीकल्स पर बेनिफिट मिलेगा। 2 टाइप के व्हीकल हो सकते हैं, हैवी गुड व्हीकल या फिर बाकी सारे व्हीकल। हैवी गुड का मतलब है जो 12,000 kg से ज़्यादा कैरी कर सकते हैं। जैसे याद होगा आपने धूम मूवी देखी है, उसमें बाइक चढ़ जाती है, बड़े बड़े कंटेनर वाले जो होते हैं, ट्रक्स होते हैं, वो जो 12,000 किलो से ज़्यादा का सामान ले जा सकते हैं ना, वो आपके हैवी गुड व्हीकल होते हैं। बाकी सारे जो हैं अदर व्हीकल में आते हैं। तो बाकी सभी व्हीकल्स के लिए क्या है, 7,500 रुपये प्रति महीना और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द गुड्स कैरेज इज ओन्ड बाय द असेसी। तो भाई हो सकता है कि आपने जो है ओन ना किया हो, बीच में, मतलब 7वें महीने में आप ओनरशिप लेते हैं, तो जैसी ओनरशिप आ गई तो फिर वहीं से महीने काउंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 7,500 रुपये प्रति महीना, और अगर अगले महीने का एक दिन भी आ गया तो उसके लिए भी उसको पूरा महीना काउंट किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 7,500 रुपये प्रति महीने का है पर व्हीकल प्रिजम्पटिव इनकम। तो हर व्हीकल के लिए आपका निकलेगा, फॉर एवरी व्हीकल लिखा है ना, और एवरी यानी हर व्हीकल के लिए, 7,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से निकलेगा। मान लेते हैं कि आप 5 मई 2020 को आप व्हीकल लाते हैं, तो फिर उस व्हीकल भी अगर आपके 10 से कम व्हीकल हैं, अगर 10 तक हैं व्हीकल, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आपका काम ट्रांसपोर्ट एजेंसी का है, आप उसे ट्रांसपोर्ट पर लगाते हैं अपने व्हीकल को, तो आप अपनी इनकम एक सर्टेन अमाउंट मान सकते हैं, जो कि 7,500 रुपये प्रति महीना मानी जाएगी पर व्हीकल। फॉर पार्ट ऑफ द मंथ भी हम उसको एक महीना काउंट करेंगे। जैसे 5 मई आ गया तो इस 5 मई को हम पूरा महीना काउंट करेंगे, 1 मंथ। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त करके अप्रैल को एक्सक्लूड करेंगे, बाकी जो 11 महीने हैं उससे आप 7,500 को मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी इनकम निकल कर आएगी उस एक व्हीकल की। ऐसे जितने आपके पास व्हीकल हैं, जब जब ओन आप करते थे, उन सभी व्हीकल की आप इनकम निकालेंगे। यहाँ पर ट्रिक ये है कि ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलने के लिए है, पर जो आपकी 7,500 रुपये पर महीना पार्ट ऑफ द मंथ निकलेगी इनकम पर व्हीकल, या फिर टन के हिसाब से निकलेगी, अगर उससे ज़्यादा आपकी इनकम एक्चुअली में आ रही है तो वो आपको इनकम माननी पड़ेगी। ये लिखा है यहाँ। अगर असेसी चाहे तो इस केस में जो है हायर इनकम भी क्लेम कर सकता है, वो लिखा है। उसके लिए उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। वो ज़्यादा इनकम दिखाना चाहे, एक्चुअली में उसकी ज़्यादा इनकम आई है तो दिखा सकता है। बस ये आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है। अब यहाँ पर जो आपके हैवी गुड्स व्हीकल हैं दोस्तों, जो 12,000 किलो से ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, तो उस केस में जो है प्रिजम्पटिव इनकम निकालने का तरीका है टन के हिसाब से। जितना व्हीकल का वेट है, वेट का मतलब जितना वो कैरी कर सकता है। अब एक टाइम पर कितना कैरी कर रहा है सामान उसकी बात नहीं है, कितना मैक्सिमम वेट कैरी कर सकता है, जो उसका ग्रॉस वेट है, ग्रॉस व्हीकल वेट है, जितना व्हीकल का ग्रॉस व्हीकल वेट है। व्हीकल को है ना वेइंग मशीन पे ले जाके, बहुत बड़ी धर्म कांटा बोलते हैं, वेइंग मशीन होती है बहुत बड़ी, उस पर ट्रक जाता है तो उसका वेट आता है। तो ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आप उस पर निकालेंगे 1,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से। अब व्हीकल का वेट कितना है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टन आ रहे हैं क्या? एग्जाम्पल में हम देखेंगे हैवी गुड व्हीकल में, जैसे 8 व्हीकल हैं, तो व्हीकल वेट दे रखा है 7 टन, 12 टन आपकी बुक में दे रखा है। तो उसके हिसाब से आप 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आप निकालेंगे, पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से निकालेंगे। अगर आपने एक्चुअली में ज़्यादा अमाउंट कमाई तो आप उसे क्लेम करेंगे, उसे अपनी इनकम बनाएंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है कि जब भी हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करते हैं तो वो हम मानते हैं कि ये इनकम आपकी सारी डिडक्शन के बाद आई है।
बट इस केस में अगर कोई पार्टनरशिप फर्म काम कर रही है गुड्स ट्रांसपोर्ट का, तो उस केस में हम मानेंगे कि जो पार्टनर की सैलरी है, जो पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा, जैसे हमने किया था सेक्शन 40 क्लॉज बी में कि इतना आप दे सकते हैं, वो माइनस करना अलाउ किया गया है। जो इनकम निकल कर आएगी उसमें से भी इस पर्टिकुलर केस में हर जगह पर नहीं, यहां पर अलाउ किया गया है। बस इतना ही है। हाँ जी, बस इतना ही है। एक क्वेश्चन आपको और करवा देते हैं। क्या ये रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन? या 2 क्वेश्चन ही है मेरे पास? अच्छा, मेरे पास 2 एग्जाम्पल्स ही हैं। एग्जाम्पल जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और एग्जाम्पल के बाद एक जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का प्रोविजन आ रहा है, वो मैं आपको पहले करा देता हूँ। यानी 2 एग्जाम्पल को डिस्कस करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, बट उसके बाद का जो एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का लास्ट प्रोविजन आ रहा है, क्योंकि 44 AD में प्रोफेशनल को एक्सक्लूड कर दिया गया था, तो यहाँ पर उसके लिए एक अलग प्रोविजन बना दिया सेक्शन 44 ADA, जहाँ प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली प्रोविजन बनाया है। और जो हमारे रेजिडेंट असेसी हैं, जो प्रोफेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और उनका टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड नहीं करता, तो उनके लिए भी अभी आया है, पहले नहीं हुआ करता था, अभी आया है। तो 1920, 2021 में तो आपके लिए है ही। हो सकता है इसकी लिमिट बढ़ जाए बाद में, हो सकता है फ्यूचर में, बट अभी 50 लाख तक जो लिमिट है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम मान सकते हैं अपनी 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट। यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो पहली वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे, कतई नहीं आएंगे। ये जो सेक्शन 44 AD हमने बात करी है ना, इसमें आपके सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं आएंगे, क्योंकि उनका तो कुछ लगता नहीं, सिर्फ सर्विस देनी होती है। गुड्स वालों में तो मैक्सिमम कॉस्ट गुड्स की होती है कि आपने मान लो कि 80 रुपये का सामान खरीदा, 100 में बेचा, तो 100 का 50% आपका मार्जिन मान लेंगे क्या? नहीं मान सकते, क्योंकि 20 रुपये आपका प्रॉफिट है, उसमें भी आपकी खुद की कॉस्ट लगी है। बट जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें टाइम की कीमत होती है और एक्चुअली में प्रोडक्ट की कीमत नहीं होती है। सर्विसेज है ना सर, इसलिए सर्विसेज वालों में जो प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रही हैं 50% अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का मान सकते हैं इनकम, और उस पर टैक्स दे सकते हैं। ऐसा 44 ADA का सब सेक्शन 1 में लिखा है, यहाँ देख सकते हैं आप। सिमिलरली सब सेक्शन 2 जो है उसमें भी लिखा है। ये बेनिफिट सिर्फ रेजिडेंट असेसी को मिलेगा, इस बात को आप गांड बांध के याद रख लेना सर। क्रिटिकल क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, और इसमें से आपको कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। बट पार्टनर अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट अलाउ होगा, और जो पार्टनर की इंटरेस्ट और सैलरी यहां पर माइनस करना अलाउ होगा, वो पार्टनर के लिए तो इनकम होगी ना, तो वो पार्टनर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इनकम मानकर उस पर टैक्स देंगे, अपनी PGBP इनकम दिखाएंगे, है ना। ये होता है सर, मतलब आपके लिए एक्सपेंस है, बट जिसको एम्प्लॉय को आप सैलरी देते हो, मानो उस एम्प्लॉय के लिए तो वो सैलरी इनकम होती है ना। वैसे ही पार्टनर्स अगर सैलरी लेते हैं तो वो उनके लिए PGBP इनकम होती है, वो उनके लिए सैलरी इनकम नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टनर ही पूरा बिजनेस संभाल रहे होते हैं। इंडिविजुअल तो अपनी सैलरी डेबिट कर नहीं सकता, बट पार्टनरशिप में वो सैलरी डेबिट करना अलाउ किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट करना अलाउ किया है। 40 क्लॉज बी में लिखा हुआ है कि आप कितना डेबिट कर सकते हैं। आप डेबिट करेंगे, पार्टनर की इनकम होगी। 44 ADA सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर असेसी लोअर इनकम क्लेम करना चाहता है और उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा की टैक्सेबल इनकम आ रही है, टोटल इनकम आ रही है, ये बात एक ही है, तो आप कम क्लेम कर सकते हैं, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ऑडिट करवाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, तब आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। यही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बनाने होते हैं, कब नहीं बनाने होते, ऑडिट कब करवाना होता है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।